औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना नासर। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। आज का जो व्लॉग है वो उन मुनाफिकों के नाम है कि जो पीटीआई में अपनी जड़ें बहुत दूर तक फैला चुके हैं और खान साहब को जेल में सड़ाकर उनको मौत की चक्की में बंद करवाकर खुद वो इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं और सिर्फ उनका काम मजम्मत मजम्मत और मजम्मत करना है। इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया भर की इस्टेब्लिशमेंट अपनी चालें चलती करती है, लेकिन इससे यह नहीं होता कि जो बाहर की क़यादत होती है वो कंप्रोमाइज हो जाती है। आज हम जो देख रहे हैं वो ये है कि खान साहब अपनी जगह के ऊपर इस वक्त डटे हुए हैं, वो किसी चीज के ऊपर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो बाहर की क़यादत है वो इतनी कंप्रोमाइज हो चुकी है कि वो बहुत दफा फाइनल कॉल फाइनल कॉल फाइनल कॉल देके वो पीछे हट गई और कारकुनों को उन्होंने झंडे डंडे और रबड़ की गोलियां और लाइव एमुनेशन खाने के लिए छोड़ दिया और खुद भाग के कभी वो चाय पीने के लिए चले गए तो कभी वो इस्लामाबाद के ऊंचे ऊंचे जो फ्लैट्स हैं उनके पीछे छुप गए। आप यही अंदाजा लगा लें कि खान साहब जिस स्टेटस को तोड़ने के लिए तशरीफ लेके आए थे वही स्टेटस को में ये लोग इस तरह पनप रहे हैं कि इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और कारकुन जो हैं वो सड़कों के ऊपर रुल रहे हैं। आज मैं बहुत दुखी दिल के साथ ये कहना चाहता हूं कि खान साहब का एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान को आगे ले जाने का है और आगे ले जाने का था, लेकिन जो उनके साथ लोग थे जिनको लोग ये समझते थे कि ये लोग खान साहब के साथ चलने वाले, अगर खान साहब ईमानदार हैं लेकिन ये वो चोर हैं जिनको 40 चोरों के नाम से जाना जाता है। और फिर वक्त ने साबित किया कि वही चोर जो खान साहब के साथ थे वो, क्योंकि जब खान साहब ने उनको चोरी का मौका नहीं दिया तो किसी का 300 कनाल का मसला आ गया सामने उसके, तो किसी का जो शुगर का प्रॉब्लम सामने आ गया और कोई अपने ये, लेकिन ये सब लोग एस्टेब्लिशमेंट के लाए गए, एस्टेब्लिशमेंट के फिट किए हुए लोग थे। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान का एक तरफ नौजवान है तो दूसरी तरफ एक जमाना है जो आगे बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान का नौजवान मायूस होता चला जा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो मुस्तकबल है वो मखतूश होता जा रहा है। अभी हमारे बॉर्डरों में, अभी हमारे अड़ोस पड़ोस में उन्होंने सब जंगे थोप के हमारे शहरों का, हमारे इलाकों का अमन तबाला कर दिया है और हमारी अस्करी क़यादत को इस तरह टारगेट कर रहे हैं कि हर रोज किसी न किसी फौजी जहान की जो है वो शहादत की जो हमें खबर मिलती है। ये सब क्यों हो रहा है? खान साहब तो इस मुल्क में तशरीफ लेके आए थे कि ये फौज भी मेरी है, ये लोग भी मेरे हैं, ये पाकिस्तान भी मेरा है। आप लोगों को ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये गुत्थी उसी दिन सुलझ गई थी जब खान साहब ने अमेरिका के सफीर को, जब वो उनसे मिलने के लिए आए तो खान साहब ने उनको सुपर के बिस्कुट खिला दिए। बहुत से लोगों के लिए ये यकीनन मजाक होगा, लेकिन खान साहब क्योंकि दूर तक देखने वाले लीडर हैं तो उन्होंने राष्ट्र मुत्तहदा अमेरिका यानी यूएसए के एम्बेसडर को यह बताया कि मैं एक गरीब मुल्क का गरीब वजीर आजम हूं, मैं आपको इस आम बिस्किट के अलावा कुछ नहीं खिला सकता, मैं आपके ऊपर अपने मुल्क की करोड़ों अरबों की जो दौलत है वो ज़ाया नहीं कर सकता, मैं आपको सिर्फ वही पेश कर सकता हूं जो वो मैं खुद खाता हूं। अब खान साहब का क्या हाल है जेल में, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। खान साहब के ऊपर क्या जुल्म तोड़े गए हैं वो भी किसी से ढुके छुपे नहीं है। लेकिन अफसोस ये है कि पाकिस्तान के वीपीएन मुल्ला हों या पाकिस्तान के मौसमी सितारे देखने वाले मुल्ला हों जिनको खुद नजर नहीं आता और वो चांद देखने के लिए आसमानों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं और फिर वो कौम को लाखों रुपए का चूना लगा के एक दिन ईद के चांद की नवीज सुना देते हैं। अब ईद का जो चांद है, जो 14वीं का चांद है, वो जेल में बंद है और ये लोग इस दौर में ये वही काम कर रहे हैं जो एक तरफ जब हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम थे करबला में तो उधर दूसरी तरफ यजीद के पैरोकार थे। तो आज अगर आप गौर करें तो मुनाफिकीन, वो जो अब मुनाफिकीन की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी है। पीटीआई के लोग वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें और इस मुल्क को आगे लेके जाएं। खान साहब चाहते हैं कि मैं बाहर आऊं और आके इस मुल्क के लिए वो प्रोग्राम दूं जो इस मुल्क के नौजवानों के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए एक तरक्की याफ्ता प्रोग्राम हो। लेकिन शोमिया किस्मत
کہ ہماری وہ جناب نجم سیٹھی صاحب کا جو فرمایا ہوا ہے کہ اگر آپ جیت بھی جاتے ہیں تو آپ کی قبولیت ہونا ضروری ہے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوگا. جو جیتے گا وہی سکندر ہوگا. اور اب جانے کس نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتا دیا ہے کہ جناب خان صاحب آپ کا دشمن ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی، اور لوگوں کے دلوں کا وزیر اعظم، 8 فروری کے الیکشن کا وزیر اعظم وہ جیل میں بند ہے. اور اس کی پارٹی کے لوگوں کو ان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، اگر میں بات کروں تو وہ کینسر کی وہ مریضہ جس نے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو، نواز شریف صاحب کو، اس بری طریقے سے شکست دی کہ نواز شریف صاحب یہ کہنے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ یار ساڈے نال کی ہو گیا ہے، لوکاں نے سانو ووٹ دینے کیوں چھڑ دیتے ہیں. لیکن وہ یہ بھول گئے کہ جب آپ برے وقت میں قوم کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ ہر وقت ڈیل کر کے بھاگ جائیں گے، تو جناب یہی ہوگا اور یہی ہونے والا ہے باقی لوگوں کے ساتھ بھی. اب باقی لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. اس وجہ سے خان صاحب نے جو بات ہمیشہ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ میں اس ملک کے لوگوں کے ساتھ جیوں گا، اس ملک کے لوگوں کے ساتھ مروں گا، کیونکہ یہ ملک میرا ہے. تو میرا نام بے شک ACL میں ڈال دیں، میں کہیں جانے والا نہیں ہوں. اور آپ دیکھیں خان صاحب کے ساتھ کون کون سی زیادتیاں نہیں ہوئی. خان صاحب پھر بھی آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں اسی ملک کی انہی عدالتوں سے میں اپنا سرخرو ہونا چاہتا ہوں، میں انہی سے. اب دیکھ لیں خان صاحب کے اوپر کوئی مقدمہ بھی نہیں ہے تو خان صاحب جیل میں سڑ رہے ہیں. یہ ہے اس ملک کا بدبودار، گندا، غلیظ نظام کہ جس کو ہم انصاف کا نظام کہتے ہیں. اوپر سے تماشا یہ ہو رہا ہے کہ پہلے ایک سپریم کورٹ تھی تو اب دوسری سپریم کورٹ اس کے اوپر بنا دی گئی ہے. اب آپ کی چوائس ہے کہ سہاگن پیا من بھائے، کون سا کیس آپ لیں گے، کون سا کیس آپ کس کو دیں گے، اور کون سا کیس آپ سننا پسند فرمائیں گے ماں بدولت، اور کون سا کیس آپ سننا پسند نہیں کریں گے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ملک کا نام ہے، پاکستان 25 کروڑ لوگوں کا نام ہے، پاکستان ان نوجوانوں کا ملک ہے جن کی دنیا میں یہ مانا جاتا ہے کہ ان کی صلاحیتیں کسی سے کم نہیں ہیں. پاکستان صلاحیتوں سے مالا مال لوگوں کا ملک ہے. پاکستان الحمدللہ فبی اعلیٰ ربی کے ماتو کا زبان کے تحت اللہ نے ہمارے لیے خزانے کھول کے دیے ہیں. اگر یہاں کا کسان گندم اگاتا ہے تو الحمدللہ اس کی بمپر فصل ہوتی ہے. اگر وہ گنا اگاتا ہے تو الحمدللہ وہ دنیا میں گنے کا وہ ریکارڈ توڑ دیتا ہے اور اس کی ریکارڈ توڑ فصل ہوتی ہے. لیکن ہم کیا کریں، ہم اس چنگل میں پھنس چکے ہیں کہ جس میں وہ لوگ جس کو مافیا کے نام سے لوگ جانتے ہیں، انہوں نے ہمیں ایک آکٹوپس کی طرح چاروں طرف سے جکڑ لیا ہے. جس طرف ہم نظر آتے ہیں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جناب ہمارا دشمن کوئی اور نہیں ہے، ہمارے ہی مافیا کے لوگ جو آپس میں ملے ہوئے ہیں، خواہ وہ کسی بھی ادارے سے ہوں، وہ کسی بھی بزنس سے ہوں، وہ ہر ایک یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ فلاں ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی ہمارا حال جو ہمارے VPN ملا ہیں، جو اس وقت جنہوں نے VPN کو حرام قرار دے دیا اور خود حرامی وہی VPN کو یوز کر کے اپنا کبھی ٹویٹر کو استعمال کر رہے ہیں، کبھی یوٹیوب دیکھتے ہیں. اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو ایک شرمناک خبر یہ دینی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب پاکستان کی PTA نے یہ اقرار کیا کہ پاکستان میں 2 کروڑ لوگ جو ہے وہ غلیظ مواد دیکھتے ہیں، غلط مواد دیکھتے ہیں، اس وجہ سے ہم PTA جو ہے وہ اس کو اپنے کو VPN کو بند کر رہی ہے. تو یہ وہی بیان تھا جو وہ سرور نام کے وزیر نے، جو خان صاحب کی کابینہ کا وزیر تھا، اس نے اپنے منہ سے جب یہ زہر نکال دیا، یہ کہہ دیا کہ ہمارے پائلٹ ان کے پاس جعلی ڈگریاں ہیں. تو آج PIA کا جو انجام ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. PIA دنیا کو بنانے والی ایک ایسی ایئر لائن تھی کہ جس نے بہت بڑی بڑی جوائنٹ ایئر لائنز، جس میں ایمریٹس، ٹرکش ایئر لائن اور ابو دھابی ایئر لائن اور قطر ایئر ویز کو کھڑا کیا، اور آج اس کا یہ حال ہے کہ اس کو کوئی کوڑیوں کے بھاؤ بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. یقین رکھیں یہ وہی PIA ہوگی، یہ وہی اسمان کے اوپر اڑنے والے جہاز ہوں گے جو آپ کو ایک دنیا کے ایک ملک سے دوسرے ملک میں انشاءاللہ لے کے جائیں گے. بس اتنا انتظار کرو، اس مرد حق کو باہر آنے دو جس کو آپ نے نکارا سمجھ کے، نااہل سمجھ کے، گناہگار سمجھ کے آپ نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو ظالم ہیں، جو طاغوت کے ساتھی ہیں، جن لوگوں نے ظلم کے اس قوم کے ساتھ جو ظلم کیا ہے اور اس ظلم کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، وہ لوگ
अभी खुले आजाद बंदो फिर रहे हैं। अगर एक वजीर आला बन गई है तो उसका भाई जो है वो जो वजीर आजम बन चुका है, और खुद वो कबूतर उड़ा के, अपने कबूतर उड़ा के भाग गया वो लंदन में। अब वो सुना है फिर भी वापस आया है, वो सिर्फ ये टेकल करने के लिए आया कि क्योंकि उसकी एक बात की जाती है कि गटर से नीचे गंदगी की एक हद होती है, लेकिन गटर से नीचे कोई हद नहीं होती, फिर आपने उसी का हिस्सा बन जाना होता है। तो जनाब वो वहां से लंदन से तशरीफ लेके आए हैं ये सोच के कि मैं खान साहब के एहतजाज को, खान साहब को काउंटर करूंगा, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, बाबूजी जैसी शैतानी चालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। बाबूजी किसी को अगर इस हाथ से खिलाते हैं तो जनाब इधर से दो उंगलियां डाल के उसके मुंह में अपना निकाल भी लेते हैं। आप ये देखें लाहौर की पुलिस को उन्होंने किस तरह बर्बाद किया, जो सिपाही से लेके आज लोग एसपी, डीएसपी, डीपीओ तक बने हुए हैं। और इसी तरह उन्होंने अपनी मर्जी से जनाब अभी साबिक चीफ जस्टिस जो दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं, काजी ईसा साहब को, एक वकील को उठा के चीफ जस्टिस बना दिया जो बलूचिस्तान की हाई कोर्ट का। और फिर क्या हुआ, उस चीफ जस्टिस ने जितनी खिदमत वो उनकी कर सका वो की, और खुद एंड के ऊपर जलीलो ख्वार होके तारीख का एक स्याह बाप बन के खुद भाग गया, और हम लोगों को हमारी जलती बुझती कश्ती को डूबने के लिए छोड़ गया। लेकिन मायूस नहीं होना आप लोगों ने, मायूसी कुफर है। मुनाफिकीन का जो दर्जा है वो काफरों से नीचे है। आप लोगों ने आगे बढ़ना है, आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए काम करना है। आप पीटीआई से हो, आप किसी जमात से तलक रखते हो, आपकी सिर्फ एक पार्टी है, उसका नाम है पाकिस्तान। उसका अगर खान साहब उसका झंडा उठाए हुए हैं तो आप खान साहब का साथ दीजिए। अगर आपको नजर आता है कि इस वक्त दुनिया में कंपैरिजन करना मुश्किल नहीं है कि कौन हक के ऊपर है और कौन सच के ऊपर है, तो आप यकीन करें आपको कोई दुनिया में को हरा नहीं सकता। आपको आगे बढ़ना होगा, पाकिस्तान को आगे लेके चलना होगा। और अगर 24 नवंबर को खान साहब को नहीं छोड़ा जाता तो फिर आप देखें कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और क्या हो जाएगा। हमारी अदालतें हों या हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, उनको ये खुलेआम नविश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए कि लोगों के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। लोग अब उनकी बात के ऊपर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। गो के हम सब लोग अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम अदालतों से मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि वहां पे इंसाफ जो टके टोकरी बिकता है। और फिर क्या होता है कि जो लोग फांसी चढ़ जाते हैं, जिनको नागहाना मार दिया जाता है, उसके बाद उनके 2 साल के बाद, 4 साल के बाद उनके फैसलों का, उनके केसों का फैसला होता है। ये है हमारी अदालतें। बेहैसियत मुसलमान हम 144 नंबर के ऊपर आते हैं इंसाफ में, इंसाफ देने में। क्या हमें अपने ज़मीर में झांकना नहीं चाहिए कि ये हम कौन से मुसलमान हैं कि हमें तो नंबर 1 होना चाहिए। हमारा तो ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बना, और आज हमारा नंबर दुनिया में 144 है इंसाफ देने में। और हमारे जजों की करप्ट होने की दुनिया भर में मिसालें दी जा रही हैं। और तो और आप गूगल खोल के देखें तो बावजू का करप्ट सियासतदानों में सबसे ऊपर नाम आएगा। अगर किसी को शक है अभी गूगल करे और मेरे दूसरे ब्लॉग आने तक अपनी जो है वो अपनी वीपीएन को इस्तेमाल करे और ब्लॉग को यूज करे और देखे कि अभी बाबूजी का नाम दुनिया में करप्ट लोगों में नंबर 1 है या नहीं है। बाबूजी ने तो यहां तक कि एक जालिम फासिक जरदारी को भी पीछे छोड़ दिया और अपना नाम गूगल में दुनिया में सबसे पहले लिखवा गए। ये है आप लोगों की, लेकिन याद रखें आपने नामीद नहीं होना। अल्लाह हक है, वो अल्लाह इंसाफ देने वाला है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वमा इलैना।